लोकतंत्र ये लोगों का तंत्र है या फिर हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधियों का तंत्र? यानी कि एक बार आपने वोट डाली, आपके एरिया से जो एमएलए है, एमपी है, कई बार वो समझने लगते हैं कि अब ये डेमोक्रेसी, ये सिस्टम तो हमारा है, हम तय करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे कि आपने वोट दी थी किसी आइडिया के बिहाफ पर, किसी आइडियोलॉजी के बिहाफ पर, लगा था कि इस पार्टी के इस व्यक्ति को हम वोट डाल रहे हैं, हमारा समर्थन है इस पार्टी के वादों से। लेकिन चुनाव जीतने के बाद यही एमपी एमएलए अब पार्टी चेंज कर लेता है, दूसरी पार्टी में आ जाता है। लेकिन अभी भी ये आपका एमपी या एमएलए रह जाए तो एक तरीके से ये आपके विश्वास के साथ धोखा होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे भाई डेमोक्रेसी का मतलब है हम लोगों को चुनने का अधिकार देते हैं, तो हमारे जनप्रतिनिधियों को भी तो ये अधिकार होना चाहिए कि वो कब किस पार्टी में रहना चाहते हैं, तो इसमें बुराई ही क्या है? देखिए, बुराई ये है, एक तो आपका विश्वास गया, एक तरीके से आपकी वोट की पावर का इस्तेमाल करके अब वो अपने पॉलिटिकल एजेंडा के हिसाब से पार्टी को चेंज कर रही हैं। तो डेमोक्रेसी में वर्ड है डेमोस, लेकिन अल्टीमेटली सोर्स तो पावर के आप हैं, वोट तो आपने दी थी, इस वजह से वो वहां पर हैं। एक तो एंगल ये हुआ। दूसरा, जब वो पार्टी चेंज कर रही हैं तो इससे जो सरकार है वो अस्थिर हो सकती है, जो मोरओवर होती है। डिफेक्शन का एक बड़ा रीजन ये होता है, यानी कि डिफेक्शन का मतलब है एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चले जाना। अब अगर सरकार गिर जाएगी तो मुझे बताइए दोबारा चुनाव होंगे कि नहीं होंगे? दोबारा चुनाव होंगे तो पैसा खर्च होगा कि नहीं होगा? पैसे इन जनप्रतिनिधियों का खर्च होगा या फिर आपके और हमारे जो टैक्स का जो पैसा जो सरकार के पास इकट्ठा है वहां से खर्च होगा? जाहिर सी बात है, हमारा और आपका टैक्स पेयर्स मनी इज गोइंग टू बी स्पेंट। तो आपको नहीं लगता सरकार अस्थिर हुई, टैक्स पेयर्स मनी खर्च हुआ कि नहीं हुआ? तो क्या आप चाहते थे ऐसा हो? नहीं, आपके जनप्रतिनिधि चाहते थे ऐसा हो, इस वजह से ऐसा हुआ। चलिए अब इसके डिटेल में जाते हैं। एंटी डिफेक्शन वर्ड का ही मतलब है डिफेक्शन, मतलब निकलना, ऐसा ना हो इसके लिए जो कानून आया उसको हमने कहा एंटी डिफेक्शन लॉ। हम इसके आज तह तक जाएंगे कि कहां से इसकी शुरुआत हुई, क्या इसमें संशोधन हुआ, क्या इसके प्रोविजंस हैं। इस बार के प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन एंटी डिफेक्शन लॉ से था। एंटी डिफेक्शन लॉ, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव दूसरी पार्टी में चला जाता है। हार्म क्या है इसका? यही तो हार्म है, अनस्टेबल गवर्नमेंट। अभी आपको बताया, क्योंकि सरकार में मेजॉरिटी चाहिए ना, तभी तो सरकार रहेगी। और अगर वो तय कर ले कि चलो हमें पता है कि अगर हम मिलकर साथ हम मिल जाएं और दूसरी पार्टी में चले जाएं तो अब इस सरकार के पास मेजॉरिटी नहीं रहेगी और ये सरकार गिर जाएगी। किसी को उद्धव ठाकरे याद आ रहे हैं क्या? आने चाहिए। इलेक्शन एक्सपेंडिचर अलग से होगा। डिसरप्टिंग पॉलिसीज, यानी कि सरकार जो नीतियां बना रही थी, तो क्या अब वो जरूरी है वो नीतियां कंटिन्यू होंगी, वो स्कीम्स कंटिन्यू होंगी? जरूरी नहीं है। यानी कि अब नई सरकार आएगी और वो तय करेगी। तो ऐसे में जो लॉन्ग टर्म विजन चाहिए होता है किसी नीति को इंप्लीमेंट करने में, वहां पर डिसरप्शन आ जाता है। अल्टीमेटली नुकसान किसका होता है? जनता का होता है, क्योंकि नई सरकार आएगी, फिर वो समय लेगी कि कौन सी पॉलिसीज बनाए, कौन सी पॉलिसी को कंटिन्यू करें। इसके बाद इंक्रीजिंग करप्शन, क्योंकि डिफेक्शन जो हो रहा है ऐसे ही थोड़ी ना हो रहा है, इसमें खरीद फरोख्त की जाती है, जिसको हम हॉर्स ट्रेडिंग कहते हैं। कई बार एक एक एमएलए का जो दाम होता है वो करोड़ों में होता है। तो अगर कोई नई पार्टी का मतलब जो पहले सरकार में नहीं थी, लेकिन अब क्योंकि उसने एमएलए को खरीदा है, हॉर्स ट्रेडिंग, और अब सरकार बनाई है, अब इतना खर्चा करके सरकार बनाएंगे तो वसूलेंगे कि नहीं वसूलेंगे? कहां से वसूलेंगे? ये नीतियों से ही तो वसूलेंगे। तो अल्टीमेटली नुकसान में कौन है? आम जनता है। अब देखिए, एंटी डिफेक्शन लॉ पनिश करता है इंडिविजुअल्स को, यानी कि एमपीज को, एमएलएस को। मुझे बताइए, अगर स्टेटमेंट बन जाए कि एंटी डिफेक्शन लॉ इज एप्लीकेबल ओनली एट द लेवल ऑफ यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेचर, नॉट इन लोकल गवर्नमेंट, स्टेटमेंट सही है कि गलत है? यानी कि जो दल बदलू कानून है वो केवल केंद्र और राज्य विधायिका में इस्तेमाल होता है, लोकल गवर्नमेंट में नहीं। जैसे पंचायत हो गई, म्यूनिसिपैलिटीज हो गई। स्टेटमेंट सही है कि गलत है? अरे बिल्कुल सही है स्टेटमेंट, राइट। एक और स्टेटमेंट हो जाए कि एंटी डिफेक्शन लॉ डज नॉट पनिश पॉलिटिकल पार्टीज इन विच डिफेक्टेड एमपीज एमएलएज आर कमिंग इन, यानी कि एंटी डिफेक्शन लॉ उन पार्टियों पर कोई पनिशमेंट की बात नहीं करता जहां पर वो दल बदलकर एमपीज एमएलएज आ रहे हैं। ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है? सोचिए, जवाब दीजिए कमेंट में। आंसर है ट्रू। तो ध्यान रखिएगा, इंडिविजुअल एमपीज एंड एमएलएज पार्टीज पर कोई कार्रवाई यहां पर नहीं होती, डज नॉट एक्चुअली पेनलाइज दीज पॉलिटिकल पार्टीज। और देखिए 10 शेड्यूल, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिकली जो ड्राफ्ट है हमारा, वो इस तरीके से बना कि पीछे हमने लिस्ट लगाई हुई है। तो उसमें जो 10th शेड्यूल है 1985 में जो ऐड हमने किया, उसमें मेंशन है प्रोविजंस कि किस तरीके से एंटी डिफेक्शन लॉ लागू होगा। हम प्रोविजंस के बारे में बात करेंगे, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। पर्पस क्या है कि देखिए, सरकार स्थिर रहे,
रेस्पॉन्स है किसका? जो अनस्टेबिलिटी देखी गई इस एंटी डिफेक्शन लॉ के आने से पहले। लेकिन आज चर्चा का विषय यह है, क्या एंटी डिफेक्शन लॉ अपने किए गए वादे में कंप्लीट हो रहा है या फिर एंटी डिफेक्शन लॉ फेल हो रहा है? इस तरीके से एक मेंस में क्वेश्चन भी आने की संभावना है, उस पर बात करते हैं। सबसे पहले तो हुआ क्या जिसकी वजह से एंटी डिफेक्शन लॉ की जरूरत पड़ी? क्योंकि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में तो 10 शेड्यूल था ही नहीं, केवल 8 ही शेड्यूल थे, राइट? तो यानी कि ये तो प्रोविजन बाद में आया है। तो देखिए 1962 से पहले हमारे देश में राज्यों की बात करें या केंद्र की बात करें तो एक ही पार्टी की बहुमत थी। वो कौन सी पार्टी थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस। 1960s में फिर हमने देखा अदर पार्टीज भी मजबूत होने लगी और एक कोalition एरा कहा गया। यानी कि अब राज्य के स्तर पर जहां पहले कई सारे राज्यों में कांग्रेस अपनी बहुमत से जीतती थी, लेकिन अब उसको अन्य पार्टियों की साथ की जरूरत पड़ी। तो जब साथ की जरूरत पड़ी तो उन छोटी पार्टीज में भी कई एमएलएस कांग्रेस से टूटकर आने लगे और कई एमएलएस इन छोटी पार्टी से टूटकर कांग्रेस में जाने लगे। अब आप कहेंगे ठीक है, जा रहे हैं आ रहे, फर्क क्या पड़ रहा है? अरे फर्क पड़ रहा है, गवर्नमेंट जो है वो अनस्टेबल हो रही है और खरीद फरोख्त हो रही है। तो क्रिमिनलाइजेशन इन पॉलिटिक्स होगा कि नहीं होगा? करप्शन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। तो ऐसे में कोalition एरा के बाद 1967 में जब जनरल इलेक्शन होते हैं तो उसके बाद ये और ज़्यादा तेज़ी से हमने बढ़ते हुए देखा, यानी कि दल बदल, यानी कि डिफेक्शंस का होना। तो अब जरूरत पड़ी कि कुछ तो करना पड़ेगा। फरवरी 1967, अब इसके बाद पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी हो गई। अब आप कहेंगे सर समझ नहीं आई बात, ठीक है दल बदल हो रहा है, अनसर्टेनिटी कैसे? अनसर्टेनिटी ऐसे, मान लीजिए टोटल 100 सीट्स की लेजिस्लेचर है, ठीक है, उसमें से आपकी पार्टी है ए और आपकी पार्टी को 67 सीट मिल गई। तो मुझे बताइए आपकी गवर्नमेंट बनेगी कि नहीं बनेगी? बधाई हो, बन जाएगी गवर्नमेंट। 51 सीट चाहिए, मेजॉरिटी चाहिए ना सरकार बनाने के लिए, बन गई आपकी सरकार। लेकिन आपकी सरकार बनी ही रहेगी ऐसा जरूरी नहीं है। कारण क्योंकि देश में एंटी डिफेक्शन लॉ नामक कोई चीज नहीं थी जिस समय की हम बात कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है जो पार्टी सी है, सी क्योंकि जिस पार्टी की उस टाइम पर पॉपुलैरिटी थी तो उसके पास रिमेनिंग एमएलएज हैं। अब उसने कहा चलो ऐसा करते हैं, इनमें से अगर 20 को खरीद लिया जाए तो देखिए अगर 20 आपके एमएलएज चले गए सी पार्टी में तो अब आपकी सरकार बनी रहेगी क्या? नहीं रहेगी। तो भले ही अभी आपको मैंने बधाई दे दी है, लेकिन हो सकता है आपकी सरकार चली जाए। अब ये 20 इनके पास चले जाएंगे और जोड़ तोड़ करके फिर 51 ले आएंगे और ये अपनी सरकार बना लेंगे। तो एक तरीके से जनता का विश्वास भी गया, जनता ने सपोर्ट किया था आपकी पार्टी के आइडियाज को, आपके प्रोमिसेस को। लेकिन अब सी पार्टी आ गई है यहाँ पर, है कि नहीं? और बाकी जो रीजंस आपको दिए, पॉलिसी में डिसरप्शन होगा, करप्शन होगा, अगर किसी को भी बहुमत नहीं मिली तो यहाँ पर फिर इलेक्शन कराना पड़ेगा, तो फिर जनता का ही पैसा लगना है और जनता का ही समय लगना है कि नहीं? तो ऐसे में ये टसल चल रही थी, कांग्रेस वर्सेस अपोजिशन। सी अब समझ गए होंगे क्यों मैंने सी कहा था, बी नहीं कहा, ठीक है? अब मास डिफेक्शंस उस टाइम पर हो रहे थे। अब ऐसे में इन शख्स को नमन कीजिए, ये थे एमएलए मिस्टर गयालाल। तो गयालाल हरियाणा के एमएलए थे और 15 दिनों में इन्होंने 4 बार पार्टी बदली, है कि नहीं? जबरदस्त बात। अब 4 बार पार्टी बदल रहे हैं तो पता ही नहीं चलेगा ना कि एक्चुअली सरकार किसकी रहेगी। तो कई बार अगर बिल्कुल कोने की बात होती है, यानी कि 2-3 एमएलए से डिसाइड होगा कि किस पार्टी के पास या किस ग्रुप के पास, कोलिशन के पास, यानी कि गठबंधन के पास मेजोरिटी रहेगी, तो ऐसे में जो 1-2 एमएलएज होते हैं वो किंग मेकर हो जाते हैं और अस्थिरता ला सकते हैं। तो ऐसे में पॉपुलर हो गया आया राम गया राम, यानी कि कभी किसी पार्टी में आया राम फिर गया राम, ये चलता रहा। तो ऐसे में जरूरत पड़ी कि अब हमें कुछ करना होगा। 1967 के इलेक्शन में आंकड़ा देखिए, 3,500 जो लेजिस्लेटर्स थे, मैं ओवरऑल देश में एमएलएस की बात कर रहा हूं, उसमें से 550 जो हैं वो डिफेक्ट हो गए, यानी कि एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जा रहे थे। कांग्रेस से भी जा रहे थे और कांग्रेस में भी आ रहे थे। तो अगर ऑन एन एवरेज आपको बताऊं तो कांग्रेस में उस टाइम पर आ रहे थे। लेकिन देखिए ये हमारे लिए मायने नहीं रखता अच्छा कांग्रेस में आते हैं, मायने ये रखता कि इतने बड़े स्तर पर ये अक्रॉस द फ्लोर चेंज हो रहा था। क्रॉसिंग द फ्लोर का मतलब ये होता है, देखिए किसी भी लेजिस्लेचर में जैसे सीटिंग अरेंजमेंट है, यहाँ पर स्पीकर महोदय बैठे हैं, तो अब आप इस पार्टी के पार्ट हैं जिस पार्टी को यहाँ सीटिंग अरेंजमेंट मिला है, और आप कुछ इस पार्टी के पार्ट हैं जिसको बेसिकली यहाँ पर सीटिंग अरेंजमेंट मिला है, जैसे कि यहाँ पर रूलिंग पार्टी की, यहाँ पर अपोजिशन पार्टी है। अब अपोजिशन वाले एमएलएज ने देखा कि अपोजिशन के पास रहकर मिलना ही क्या है, रूलिंग पार्टी कह रही है कि आपके साइड आ जाए तो कोई मंत्री पद मिल जाएगा, तो ऐसे में इधर चले गए। फिर अपोजिशन ने कहा अरे रूलिंग पार्टी ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहेगी, वहाँ पर क्या मंत्री पद मिला आपको, कौन सा डिपार्टमेंट मिला है, कोई इतना
पावरफुल डिपार्टमेंट नहीं, हमारे पास आओ, हम आपको ऐसा डिपार्टमेंट देंगे, ये मंत्रालय दे देंगे। तो उन्होंने कहा चलो मैं आपके साथ अपने साथ 3 कोर लेकर आऊंगा अपने साथ। तो ऐसे में वो अपोजिशन के पास चले गए और अपोजिशन अब क्या बन जाएगी, हो सकता है रूलिंग पार्टी बन जाए। तो इस चक्कर में ये क्या हो रहा है, फ्लोर को क्रॉस कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं क्रॉसिंग द फ्लोर। आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा आपको। अब इसके बाद वाई चौहान कमेटी बनाई गई कि सर आप जरा देखिए गड़बड़ियां चल रही हैं, तो इस हॉर्स ट्रेडिंग को यानी इस खरीद फरोख्त को, इस डिफेक्शंस को कैसे कंट्रोल किया जाए, इस पर अपनी सलाह दीजिए। लेकिन इस कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद इस पर कोई कानून बना नहीं। इसके बाद समय बदलता है और नेशनल इमरजेंसी हमारे देश में लगती है 75 से लेकर 77, याद तो होगा, राइट, इंदिरा गांधी जी। 77 के बाद फिर सरकार बनाते हैं मिस्टर मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई की लेकिन सरकार ज़्यादा लंबे समय तक चल नहीं पाती। कारण क्या होता है, डिफेक्शंस, यानी जिस कानून को लाने की हम बात कर रहे हैं कानून तब तक था नहीं। तो 76 पार्लियामेंटेरियंस जो हैं इनकी पार्टी से डिफेक्ट हो जाते हैं, इनकी बहुमत चली जाती है और बहुमत गई तो सरकार गई। इसके बाद राजीव गांधी जी वो 1985 में इस कानून की पेशकश करते हैं और फाइनली ये कानून आता है 52वां संविधान संशोधन, जिसके तहत कॉन्स्टिट्यूशन में 10th शेड्यूल ऐड किया जाता है, जिसमें प्रोविजंस ऐड किए जाते हैं कि अब अगर दल बदला तो इस तरह की कार्रवाई होगी। 10th शेड्यूल, एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदलो कानून, दल बदलो विरोधी कानून। 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुआ, इसमें और क्लैरिटी लाई गई कि अच्छा अगर मान लीजिए दल बदल में स्प्लिट होता है, कोई पार्टी ही टूट जाए, तो ऐसे में क्या वहां पर सही में दल बदलू कानून लगेगा। तो इसमें क्लैरिटी लाई गई 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा। इसके बारे में अभी मैं और डिटेल में आपसे भी बात करने वाला हूं। अब प्रोविजंस क्या है, 3 सिनेरियो हैं यहां पर। आप कहेंगे 3 सिनेरियो का क्या मतलब है, 3 सिनेरियो का मतलब है आपके 3 तरह के रिप्रेजेंटेटिव हैं जिनका मन कर सकता है दल बदलने का। तो अब उनका मन कर रहा है तो उन्हें गाइडलाइन बतानी पड़ेगी ना कि मन कर रहा है, तो जरा इन बातों का ध्यान रखें। तो 3 तरह के कौन है, पहला तो है इलेक्टेड, वो इलेक्टेड जो पार्टी के मेंबर हैं, जैसे बीजेपी से हैं, कांग्रेस से हैं, आम आदमी पार्टी से। तो एक तो ये लोग हो गए, तो इनसे क्लियरली बता रखा है कि देखिए आपने अगर आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता है, एमएलए बने हैं, अब आप दूसरी पार्टी का मेंबर बनने चाह रहे हैं, बनिए शौक से, लेकिन अब आप एमएलए नहीं रहेंगे, पार्टी के मेंबर बन जाइए। मंजूर, वो कहेंगे मतलब एमएलए नहीं रहेंगे, हाँ एमएलए नहीं रहेंगे, एंटी डिफेक्शन कानून ये कह रहा है। तो ऐसे में अगर आप वॉलंटरी जाना चाहते हैं जाइए, दूसरी पार्टी का पार्ट बन जाइए, लेकिन आपकी एमएलएशिप हम छीन लेंगे। ऐसे अगर आप एमपी है तो एमपी नहीं रहेंगे। दूसरा, अगर आपने वोट की ऐसे कि आपकी पार्टी चाह रही है किसी और तरीके से और आप कर रहे हैं किसी और तरीके से, इसका मतलब क्या हुआ, मान लीजिए एक विधेयक रखा गया, एक बिल पेश किया गया है विधानसभा में। अब आम आदमी पार्टी के जो विप हैं, विप का मतलब आपके जो एमएलए है उनमें से वो एमएलए जिसको जिम्मेदारी दी गई है आपको डिसिप्लिन में रखने की। अब उसने कहा देखिए पार्टी का कहना है कि हम इस पर यस बोलेंगे, आपने कहा मैं तो अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करूंगा और मैं तो यहां पर नो बोलूंगा। पार्टी ने नो बोलने की आपको परमिशन नहीं दी थी, लेकिन आप पार्टी के विरोध में जा रहे हैं और वोट कर रहे हैं, तो ऐसे में भी आप पर एंटी डिफेक्शन लॉ लगाया जा सकता है। ऐसे में पार्टी पेशकश करेगी स्पीकर के समक्ष, जो हाउस का स्पीकर है, जैसे विधानसभा का स्पीकर, कहेगी सर इनका मन है नहीं हमारे साथ रहने का, वोट इन्होंने हमारे खिलाफ कर दिए, तो हम मानते हैं कि हमारे साथ रहना नहीं चाहते, इनको हटा दीजिए। तो आपकी एमएलएशिप गई, ठीक है। अब जिसके कहने से आपने नो की थी, अब उनके साथ रहिए आप। नेक्स्ट, वर्किंग अगेंस्ट पार्टी। अब यहां पर फर्दर इंटरप्रिटेशन हुआ ये कि कई बार ऐसा होता है कि आपने किसी दूसरी पार्टी को, ऐसा भी नहीं है कि आप एडमिट हो गए दूसरी पार्टी में, ऐसा भी नहीं है कि आपने किसी दूसरी पार्टी के समर्थन में वोट दिए हैं हाउस में, ये भी नहीं है, लेकिन अंदर से आप पार्टी को कमजोर करने का काम कर रहे हैं, तो ऐसे में भी एंटी डिफेक्शन लॉ आप पर लग सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल, जनता दल यूनाइटेड के सीनियर नेता मिस्टर शरद यादव और एक और थे अनवर अली, दोनों के खिलाफ एंटी डिफेक्शन लॉ लगा। राज्यसभा में एमपी थे और जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, राज्यसभा चेयरमैन मिस्टर वेंकैया नायडू, उन्होंने साइन किया, हाँ एंटी डिफेक्शन लागू हो गया है और अब ये एमपीज नहीं हैं। तो कैसे हुआ, उन पर आरोप लगा कि आपने पार्टी के खिलाफ काम किया है, जबकि वो कहते रहे कैसे काम किया हमें बता तो दीजिए। तो आपको पता लगा कि एक्चुअली इसमें अल्टीमेट से किसके पास है, जो उस हाउस का प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उसके पास है। जैसे कि राज्यसभा के केस में राज्यसभा चेयरमैन, लोकसभा के केस में लोकसभा स्पीकर, और अगर राज्य विधानसभा की बात करें, स्टेट लेजिस्लेचर की बात करें, लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें, तो वहां पर कौन होगा, स्पीकर होगा। तो उनके पास पावर है, ये क्लियर है। साथ में ज्वाइनिंग अनदर पार्टी आफ्टर एक्सपल्शन। अब इसका मतलब क्या है, मान लीजिए ना तो आपने किसी दूसरी पार्टी में शामिल हुए अपनी तरफ से, ठीक है, आपने अपनी तरफ से ना पार्टी, ऐसा नहीं कि आपने इस्तीफा दिया है, ना ही आपने वोट करी है, ना ही आपने पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल हुआ, ऐसा कोई आरोप लगा नहीं आपसे, ठीक है, आपको पार्टी ने बाहर निकाल दिया,
ठीक है, तो मुझे बताइए, आप एमएलए हैं और पार्टी ने आपको बाहर निकाल दिया, तो क्या अभी भी आप एमएलए रहेंगे? बताइए कमेंट्स में। आप में शायद कुछ लोग कहेंगे सर हाँ, मतलब अब एमएलए कैसे रह लेंगे? अगर आम आदमी पार्टी के टिकट पे जीते या बीजेपी के टिकट पे जीते और उन्होंने कहा कि अब हम आपको पार्टी से बेदखल करते हैं, अब बताइए क्या होगा? तो शायद आप में से कुछ लोग कहेंगे सर अब एमएलए नहीं रहेंगे। मैं आपको बता दूं, आप एमएलए रहेंगे, क्योंकि बेदखल आप पार्टी से हुए हैं, एमएलए के पद से थोड़ी ना हुए हैं। क्लियर है बात? तो अब यानी कि एमएलए आप हमेशा रहेंगे जब तक आपका पीरियड है। भाई 5 साल के लिए थे आप, ठीक है, तो तब तक आप रहेंगे। लेकिन इस बीच अगर आपने दूसरी पार्टी की मेंबरशिप ले ली तो समझ लीजिएगा एंटी डिफेक्शन लॉ वहां एक्टिवेट हो जाएगा, तब जाकर आप एक्सपेल हो जाएंगे। ज्वाइनिंग अनदर पार्टी आफ्टर एक्सपल्शन, जब निकाले गए हैं उसके बाद अगर आपने पार्टी ज्वाइन कर ली कोई और तो गए आप। तो अगर एमएलए के पद पर बने रहना है तो तब तक जो है पार्टी ज्वाइन ना करें। क्लियर है बात? तो ये आपके प्रोविजन हो गए इलेक्टेड वाले। आई थिंक ये बिल्कुल क्लियर है अब आपको। इलेक्टेड इंडिपेंडेंट, नाम सुना आपने राजा भैया? नाम तो सुना होगा, सर्च कर लीजिएगा जिन्होंने नहीं सुना। तो एक्चुअली वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ते हैं। कुंडा एक जगह है प्रयागराज के पास, वहीं उसी एरिया में पड़ता है। तो इंडिपेंडेंट जीतते हैं। तो इंडिपेंडेंट के लिए भी एंटी डिफेक्शन लॉ वो कहता है कि अगर आप इंडिपेंडेंट आए थे, यानी किसी पार्टी के टिकट पर नहीं आए चुनाव जीतकर, तो अब आप ऐसे ही रहिए। अब आपने सोचा कि चुनाव जीतने के बाद अब मैं इस पार्टी को चुन लेता हूं, तो ऐसा आप नहीं कर सकते। अगर आप किसी पार्टी के साथ लगाव रखते हैं तो बाहर से समर्थन कीजिए। आप कहिए कि ठीक है हम आपके साथ हैं, जब हाउस में आवाज आपके साथ मिलाने की बात होगी तो हम आपके साथ खड़े होंगे, जब जिस तरीके से आप वोट डालने की बात कहेंगे हाउस में, हम उसमें आपके साथ खड़े होंगे। लेकिन अगर ऑफिशियली आप मेंबर बने किसी दूसरी पार्टी का, तो समझ लीजिए कि आपको एमएलए या एमपी के पद से हाथ धोना पड़ेगा। तो याद करने का तरीका क्या है? भाई जनता को आपने दिखाया था कि मैं इंडिपेंडेंट हूं, तो अब जनता के विश्वास को मत तोड़िएगा। हो सकता है जिस पार्टी में आप शामिल होना चाह रहे हैं जनता उसके विरोध में थी, इसी वजह से आपको जिताया था एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। अगर उसी पार्टी को जिताना होता तो जनता उस पार्टी के कैंडिडेट को वोट डाल देती, आपको क्यों वोट दिया? है कि नहीं? और यहां पर भी ध्यान रखिएगा, जनता का विश्वास, इस पार्टी के लिए वोट दिया था, इस पार्टी के मैनिफेस्टो या आइडियाज पर वोट दिया था, अब दूसरी पार्टी में नहीं। क्लियर है? तीसरा है नॉमिनेटेड, जैसे कि राज्यसभा में 12 सीट नॉमिनेटेड, सचिन तेंदुलकर बने, तो अब आपके पास 6 महीने का टाइम दिया जाता है नॉमिनेटेड वालों को। 6 महीने में आप अपनी जानकारी रख लीजिए, 6 महीने बहुत है जानने पहचानने के लिए। इस बीच आपको लगा कि नहीं मैं इस पार्टी में शामिल होना चाहता हूं, उस पार्टी में शामिल होना चाहता हूं, आपकी श्रद्धा है, शामिल हो जाइए। लेकिन 6 महीने मतलब जब से आप नॉमिनेट हो उसके बाद 6 महीने के पीरियड के बाद अगर आप किसी के साथ शामिल हुए तो आपको अपने पद से हाथ धोना पड़ेगा। तो ये 3 ही केस हैं यहां पर। ये बात क्लियर हुई आपको? आई थिंक क्लियर हो गई होगी। इसी बात को बस यहां पर मैंने लिखा हुआ है, ठीक है? क्लियर है बात? नाउ इंडिपेंडेंट वाला भी हो गया, नॉमिनेटेड भी हो गया। नाउ एक्सेप्शंस की बात करते हैं। एक्सेप्शंस में मर्जर है। मर्जर का मतलब क्या? अब मान लीजिए टोटल जो एमएलएज हैं आपके 100 जो टोटल सीट्स हैं उसमें से 60 एमएलए आपके हैं, सरकार बनाई हुई है आपने, ठीक है? लेकिन 60 में से अगर 2/3, अब 2/3 लगा लीजिए, तो अगर 2/3 मान लीजिए 40 प्लस 1, अगर उन्होंने कहा कि भाई हम तो इस पार्टी के साथ रहते नहीं, हमें लगता है कि जनता का भला तब होगा जब हम अलग होकर किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो जाएंगे, तो ऐसे में क्या अब भी जो अब एमएलए अलग हुए हैं क्या उन पर एंटी डिफेक्शन लगेगा? उनकी एमएलएशिप ले ली जाएगी? आंसर इज नो। और जब ये क्वेश्चन आएगा ना मेंस में कि डू यू थिंक एंटी डिफेक्शन लॉ इज अ फेल्ड प्रोपोजिशन एज ऑफ नाउ, ऐसा लगता है कि दल बदलू विरोधी कानून एक्चुअली फेल हो रहा है, तो उसमें एक लॉजिक आप इस एक्सेप्शन को देंगे कि इसका प्रयोग किया जा रहा है, नंबर्स ऐसे एक्यूमुलेट किए जाते हैं कि जिससे कि एमएलएशिप ना जाए। एक तो ये लॉजिक हुआ। दूसरा, एमएलए जो है कैलकुलेट कर लेते हैं कि अच्छा अगर इतने लोग हैं और अगर हम मास रिजाइन कर दें तो क्या अब सरकार के पास बहुमत रहेगी? नहीं रहेगी, यानी कि अब सरकार गिरेगी, चुनाव दोबारा होंगे, अब हम दूसरी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे, जीतकर वापस आ जाएंगे, और अब हमें प्रॉमिस किया गया मिनिस्टर बनाया जाएगा, पहले बनाया नहीं जा रहा था। तो इस तरीके से मास रेजिग्नेशन या मर्जर, MM याद रखने का तरीका, मास रेजिग्नेशन या मर्जर, ये 2 तरीके हैं जिसके थ्रू एंटी डिफेक्शन लॉ का ही दुरुपयोग किया जा रहा है। आई थिंक ये क्लियर होगा आपको। Disqualification on the ground of defection does not apply if a member goes out of his party as a result of merger of the party। यही बात आपको समझाई अभी। After being elected, यही बोल बच्चन है, बेसिकली आपको बता दिया, ठीक है?
अब इस पर डिसीजन किसका होगा कि भाई ये मर्जर हुआ है, आप पर एक्शन नहीं होगा, ये डिसीजन होता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर का। क्लियर है बात? अब आपके मन में सवाल आना चाहिए कि सर ये इसका कोई टाइम फ्रेम भी होता है क्या? मान लीजिए एंटी डिफेक्शन के बेसिस पर आप पर कोई आरोप लगा, ठीक है, मान लीजिए आप जो है अपोजिशन पार्टी के एमएलए थे, ठीक है, रूलिंग पार्टी ने कहा वहां क्या कर रहे हो, आपकी टैलेंट की कद्र हमारे यहां होगी, आओ आपको मिनिस्टर बनाए। आपने कहा ठीक है बन जाते हैं, आप आ गए। अब जो आपकी पार्टी अपोजिशन वाली वो कह रही है कि ये तो एंटी डिफेक्शन लॉ के खिलाफ है, और उन्होंने आपके खिलाफ अपील करी प्रिसाइडिंग ऑफिसर के समक्ष, कहा कि मिनिस्टर कैसे हो जाएगा, इसको तो एमएलए भी नहीं रहने देंगे, अपील कर दी। अब प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है, हालांकि उस पोजीशन को न्यूट्रल माना गया है, लेकिन प्रैक्टिकल ये है कि ज्यादातर वो जो पोजीशन है वो रूलिंग पार्टी का ही कोई एमएलए होता है जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, स्पीकर होता है, क्योंकि वो भी तो वोटिंग पर होता है ना। और वोटिंग में अगर 100 में से 60 रूलिंग पार्टी वाले हैं तो जाहिर सी बात है वो अपने में से एक को स्पीकर बनाएंगे। अब स्पीकर कह रहा है कि देखो एंटी डिफेक्शन लॉ पढ़ा तो है मैंने, लेकिन उसमें जो है कहीं पर भी जिक्र नहीं है कि इतने ही समय में मुझे फैसला सुनाना है। तो मैं देख रहा हूं इस बात को कि हाँ अपोजिशन पार्टी का एमएलए है, जनता ने इस पार्टी के आइडिया पर वोट दिया था, शामिल हो गया, रूलिंग पार्टी में मिनिस्टर बन गया, लेकिन ये नहीं कह रहा ना कानून मुझे कि इतने समय फैसला सुनाना है, तो अभी मैं सुनाता ही नहीं फैसला। तो इस चक्कर में वो मिनिस्टर पद का एंजॉयमेंट ले रहा है। और ऐसा हुआ भी है, व्यक्ति 3 साल तक मिनिस्टर है, अपोजिशन पार्टी से रूलिंग पार्टी में आ गया, फिर सुप्रीम कोर्ट में केस गया, सुप्रीम कोर्ट से कहा गया देख तो लीजिए क्या हो रहा है, एंटी डिफेक्शन लॉ का मजाक उड़ाया जा रहा है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक्चुअली रिकॉग्नाइज किया कि ये तो सही में ऐसा हो रहा है, फिर सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी। लेकिन तब तक 3 साल तक क्या चल रहा था, वो तो मिनिस्टर बने हुए थे, है कि नहीं? तो इस तरीके से दुरुपयोग होता है अगर कहीं गैप होता है कानून में। तो ये मैंने आपको बताया 2/3 मेंबर्स ऑफ द पार्टी। पार्टी के मेंबर कौन? केवल वो पार्टी के मेंबर जो हाउस के मेंबर हैं। तभी मैंने एग्जांपल दिया 100 में से 60। यहां पर यूपीएससी खेल सकती है आपके साथ, ट्रैप ला सकती है। पार्टी मेंबर का मतलब वो नहीं है कि जो किसी मोहल्ले के संगठन मंत्री हैं, ठीक है, उनकी बात नहीं चल रही। हम केवल उन पार्टी मेंबर्स की बात कर रहे हैं जो हाउस के मेंबर हैं। क्लियर बात? लेजिस्लेचर के मेंबर है। नाउ हाउ लॉन्ग डज इट टेक? आपको बताया कि कोई टाइम फ्रेम नहीं है। तो यानी कि कृपा किसकी चाहिए यहां पर? स्पीकर की कृपा होनी चाहिए। उनके बेसिस पर ही डिस्क्वालिफिकेशन होगा, उनके बेसिस पर ही बताया जाएगा कि अच्छा होगा कि नहीं होगा। क्लियर है बात? डिफेक्शन कई बार पेंडिंग रहता है और एमएलए जो है मंत्री पद पर बैठे रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें फैसला दिया था, मणिपुर का वो केस था जिसका मैं एग्जांपल दे रहा था। 3 साल से मंत्री बनकर बैठे थे। कोर्ट ने फिर कहा कि 3 महीने का टाइम है। तो ध्यान रख लीजिए, एंटी डिफेक्शन लॉ में नहीं लिखा कितने समय में, अपील आने के बाद स्पीकर को फैसला लेना है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा 3 महीने में फैसला ले लेना चाहिए। ठीक है, अब कहा है क्योंकि ये 2020 का केस था, अपडेट हो गया आपको। नाउ व्हाई एंटी डिफेक्शन लॉ फेल्ड इन इंडिया? अभी आपको बताया फेल क्यों हो गया। ठीक है, मास रेजिग्नेशन और मर्जर, ये 2 बात तो ध्यान रहेंगी। इनोवेटिव मेथड देख लिया कि हम रिजाइन कर देते हैं, रिजाइन कर देंगे तो स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, सरकार गिर जाएगी, नया चुनाव होगा, फिर हम दूसरी पार्टी के टिकट पर आएंगे और जीत जाएंगे। ये कहानी है। इस वजह से यहाँ पर बेसिकली इसका दुरुपयोग हो रहा है। अब यहाँ पर किहोतो होलान जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए जनता ने विश्वास किया था, वही जो मैंने आपको बात बताई थी, किसी स्पेसिफिकली बेसिकली आइडियोलॉजी को ध्यान में रखते हुए, आपके मैनिफेस्टो को ध्यान में रखते हुए, तो आपको उसको अपहोल्ड करना पड़ेगा। यू हैव टू होल्ड देम। ठीक है, और अगर आप सही में दूसरी पार्टी में जाना चाहते हैं तो पहले उस पद से इस्तीफा दीजिए और फ्रेश इलेक्ट होइए। जनता से दोबारा पूछिए कि भाई अब मैं पार्टी चेंज कर रहा हूं, अब बताइए आप अभी भी मुझ में विश्वास रखते हैं कि आप अभी भी मुझे अपना प्रतिनिधि चुनना चाहते हैं क्या? ये बात किहोतो होलान केस में कही गई। अब वे फॉरवर्ड है क्या, करें क्या? एक बात तो क्लियर है, इससे क्रिमिनलाइजेशन बढ़ रहा है पॉलिटिक्स में। ठीक है, तो हमें कुछ सोल्यूशन तो करना पड़ेगा। एक सोल्यूशन तो ये है कि हम पॉलिटिकल पार्टीज को आरटीआई के अंदर लाएं कि भाई जो इतना पैसा आप दे पा रहे हो एमएलएस को खरीदने का, हालांकि ऑफिशियल नहीं अनऑफिशियल ही है, लेकिन ये पैसा मूव कैसे हो रहा है? आरटीआई के अंदर आएंगे तो और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी आएगी पॉलिटिकल पार्टीज की फंडिंग पर और इसके एक्सपेंडिचर पर। दूसरा, इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी होनी चाहिए। इंट्रा पार्टी इनके पार्टी के खुद के अंदर डेमोक्रेसी हो, जिससे कि कुछ लोग इस वजह से दूसरी पार्टी में चले जाते हैं कि भाई यहाँ पर हमें अपना फ्यूचर नहीं दिख रहा, यहाँ तो पार्टी बेसिकली डायनेस्टिक पॉलिटिक्स चल रही है, एक परिवार का ही राज चल रहा है। ठीक है, जैसे कि आरोप लगाया जाता है कई सारी पार्टीज पर, इस वजह से वो दूसरी पार्टी में जा रहे हैं। इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी होगी तो इसमें कमी आएगी। साथ में स्टेट फंडिंग हो इलेक्शंस की, बहुत ही पुराना सजेशन है। मतलब क्या है, देखिए पार्टी इस वजह से बहुत ज़्यादा पैसा डोनेशन में ले रहे हैं, स्पेंड कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव में पैसा यूज होता है, उसके बिना चुनाव कैसे जीता जाएगा ऐसा माना जाता है। ठीक है, अगर सरकार खुद जिम्मेदारी ले ले इलेक्शन के कुछ खर्च को वहन करने की, तो ऐसे निर्भरता
इस पार्टी के चंदे पर वो कम हो जाएगी, क्योंकि पार्टी अगर डोनेशन लेगी तो ऐसा कहा जाता है फिर पार्टी हो सकता है करप्शन में एंगेज हो। जिन लोगों से पैसा लिया है फिर उनको कुछ फेवर भी तो करना पड़ेगा, नहीं तो नेक्स्ट इलेक्शन में कैसे फंडिंग आएगी। तो इसमें ये मत मानिएगा कि अच्छा पार्टी पर कैंडिडेट पैसा, मतलब बेसिकली सरकार पैसा देने की बात कर रही है, ठीक है। ये आइडिया कहता है कि कुछ खर्चे, जैसे कि एडवर्टीजमेंट का खर्चा है, तो कुछ मिनिमम प्राइस पर सरकार वहन कर ले, इलेक्शन कमीशन उसको देख रेख कर ले, साथ में टेलीविजन में जैसे एडवर्टीजमेंट है उसका कुछ वहन कर ले। तो ऐसे आइडियाज दिए जाते हैं। हालांकि इस पर क्वेश्चन भी उठता है कहाँ तक ये सही है। साथ में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, आचार संहिता नाम तो सुना होगा, आचार संहिता लग रही है, लेकिन आचार संहिता कानून, बेसिकली इसके लिए कोई पार्लियामेंट का बनाया हुआ कानून नहीं है। यानी कि इसको और ज्यादा इफेक्टिव बनाया जा सकता है अगर इसको रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अंतर्गत ला दिया जाए। अभी नहीं लाया गया है, तो ये भी इसका एक सोल्यूशन कहा जाता है। हालांकि इस पर भी आवाज उठती है कि अगर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एक लॉ बन गया तो ऐसे में इतने सारे केस हमारे कोर्ट में चले जाएंगे और उसकी वजह से इलेक्शन प्रक्रिया धीमी हो जाएगी। जैसे आप देखते हैं ना, एग्जाम का रिजल्ट आता है, फिर उस पर केस हो जाता है, फिर वो लंबित हो जाता है, फिर दूसरा एग्जाम नहीं हो पाता। कुछ ऐसा ही इलेक्शन के साथ हो जाएगा, ऐसा भी कहा जाता है। फिर कुछ कहता है कि नहीं, हम ट्विकिंग करके मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को एटलीस्ट लॉ बना सकते हैं। साथ में फाइनल अथॉरिटी अभी हमने स्पीकर को दी हुई है, और स्पीकर की कृपा जरूरी है, लेकिन स्पीकर एक्चुअली किसी रूलिंग पार्टी से हो सकता है, बायस्ड हो सकता है, ऐसे वाक्य देखे गए। तो क्यों ना इस पावर को एंटी डिफेक्शन लॉ के केस में कौन सही कौन गलत, इसकी पावर इलेक्शन कमीशन को दे दी जाए। तो इलेक्शन कमीशन को दे दी जाएगी तो जाहिर सी बात है कुछ हद तक ये प्रोसेस जो है स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। तो आई थिंक अभी आपको ये क्लियर हो गया होगा। अच्छा लगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।